नमस्कार साथियों, मैं भंवर सिंह चौहान आपके आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मानसिंह क्लासेस दौसा पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी निरंतरता के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और जो होली का पावन पर्व था वो आपने मना लिया होगा। अब आपने होली होली का जो अवकाश है, अवकाश होली का अवकाश रह गया। इस कारण बीच में क्लास मैं नहीं डाल पाया था। इससे पिछली क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था जो राजस्थान का जो अपने इतिहास है उसका सिलेबस डिस्कस किया था। तो एक बार अपन सिलेबस देख लेते हैं। मैं आपको एक बार सिलेबस नोट करवा देता हूँ। पिछली क्लास का दोहरान कर लेते हैं एक बार। क्या है, अगर किसी भी सब्जेक्ट को अपन बार बार दोहरान करते हैं, किसी भी विषय को, टॉपिक को बार बार दोहरान करने से वो सब्जेक्ट मजबूत हो जाता है और लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड में रुका रहता है। इसलिए कभी भी जैसे अपन नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो उससे पिछली क्लास का एक बार क्विकली रिवाइज क्विकली रिवीजन कर लिया करेंगे एक बार। तो एक बार देखते हैं अपने सिलेबस में पिछली बार क्या क्या था। अपन ने पिछली बार सिलेबस में पढ़ा था, जो देखते हैं। एक तो पढ़ा था राजस्थान का नामकरण। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है राजपूतों की उत्पत्ति। राजस्थान में प्रमुख राजवंश। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं एवं पूरा स्थल। राजस्थान में राजनीतिक एवं जन जागरण, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। एक बार दोहरान कर रहे हैं पिछली बार जो सिलेबस डिस्कस किया था उसका। राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र। तो पिछली क्लास में अपन ने इन टॉपिकों पर चर्चा की थी। जो टॉपिकों के नाम बता रहा हूँ मैं आपको। राजस्थान का नामकरण, राजपूतों की उत्पत्ति, राजस्थान के प्रमुख राजवंश, राजस्थान की पूरा स्थलीय सभ्यताएं। उसके बाद है राजस्थान में राजनीतिक जनजागरण, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र, राजस्थान के प्रमुख संगठन, राजस्थान के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी। फिर उसके बाद है एक टॉपिक और है इसके अंदर, वो ऐड कर देता हूँ मैं। राजस्थान की प्रसिद्ध प्रसिद्ध महिलाएं, मराठा हस्तक्षेप, उसका प्रभाव, अंग्रेजों का प्रभुत्व। उसके बाद है एक टॉपिक मध्यकालीन राजस्थान में
प्रशासनिक एवं राज्य व्यवस्था, प्रशासनिक एवं राज्य व्यवस्था। जो पिछली क्लास थी उसका अपन ने एक बार रिवीजन कर लिया है, फास्टली रिवीजन। तो अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं अपन। राजस्थान का इतिहास। तो सबसे पहले देखते हैं अपना, अगर पर्टिकुलर अपना इतिहास सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इतिहास का अपन को नॉलेज होना चाहिए। इतिहास क्या है, इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास की डेफिनेशन क्या है, इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, लाइफ ऑफ पार्ट में इतिहास की क्या उपयोग है। तो ये देखते हैं धीरे धीरे। मैं इतिहास मैं बताता हूँ। इतिहास सबसे पहले देखते हैं इतिहास। इतिहास को अंग्रेजी में अपन क्या कहते हैं? हिस्ट्री। ठीक है। तो इतिहास को अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं अपन? हिस्ट्री, अंग्रेजी भाषा में। ठीक है साथियों। उसके आगे देखते हैं अपन, जो हिस्ट्री है ये हिस्ट्री शब्द किस शब्द से मिलकर बना है? हिस्ट्री शब्द है एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका नाम है स्टोरिका, स्टोरिया या स्टोरिका। स्टोरिया या स्टोरिका। अर्थात जो हिस्ट्री शब्द है वह यूनानी भाषा के शब्द स्टोरिया या स्टोरिका शब्द से मिलकर बना है। जो किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है, यूनानी। अब देखो आगे देखो, जो ये हिस्ट्री शब्द स्टोरिका, स्टोरिया या स्टोरिका से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है याद करना, पुष्टि करना। अपन ने आगे चलकर देखा जो हिस्टोरिका शब्द से मिलकर जो हिस्ट्री बनी है उसका अर्थ मीनिंग भी तो कुछ होता होगा। तो पता चला अपन को ज्ञात करना होता है, पुष्टि करना होता है। फिर इसका मतलब आगे हमको ये पता चला जो इतिहास के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा। इतिहास कैसे बनता है? इतिहास के अंदर पुष्टि करनी पड़ती है, इतिहास में कुछ चीज़ें ज्ञात करनी पड़ती है। जैसे इतिहासकारों ने इतिहास बनाया, जैसे राजस्थान का इतिहास के अंदर कर्नल जेम्स टोड जी थे, गोपीनाथ शर्मा थे, दशरथ शर्मा थे। इन्होंने इतिहास को देखने से पहले प्रमाणिक तौर पर क्या देखे? ग्रंथ देखे, उनकी पुष्टि की, और कुछ अभिलेख शिलालेख देखे, उनके अंदर इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, किस शासक ने क्या क्या बनवाया है, उसके वंशज कौन कौन से रहे, उससे पहले वंशजों ने कितने साल तक कार्यकाल किया। तो ये सब चीज़ें क्या है, पुष्टि करने के बाद और ज्ञात करने के बाद पता चलती है। फिर आगे देखते हैं इतिहास जो शब्द है सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था? इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमको पता चला, इतिहास शब्द का प्रयोग तो सर्वप्रथम हमारे भाई साहब ने किया था। बोलो भाई साहब कौन आ गए? भाई साहब का नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस। जो हेरोडोटस है इन्होंने सर्वप्रथम इतिहास शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए आगे चलकर इनको क्या कहा गया? इतिहास का पितामह। इनको क्या कह दिया गया आगे चलकर? इतिहास का पितामह, फादर ऑफ हिस्ट्री, ऐसी संज्ञा दे दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि इतिहास का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया था। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे एक बात, इतिहास के पिता कह दो, जनक कह दो। तो इतना पता चल गया अपन को इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस है। आगे चलकर आपको
कई परीक्षाओं के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इतिहास का जनक कौन है। उसके साथ कई परीक्षाओं में ऐसे भी आ सकता है विश्व इतिहास का जनक कौन है, तो उसके अंदर भी हेरोडोटस आएगा। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। और ये रहने वाले कहाँ के थे? रहने वाले थे यूनान के। एक बार वापस से देखते हैं पर इतिहास। इतिहास को अंग्रेजी भाषा में क्या बोल रहे हैं? हिस्ट्री। आगे चलकर अपन को पता चला जो हिस्ट्री शब्द है वो यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरिका, हिस्टोरिया या हिस्टोरिका से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? याद करना, पुष्टि करना। फिर अपन ने इतिहास पढ़ा तो अपन को पता भी लगा कि इतिहास तो हमारा पुष्टि के आधार पर बनाया गया है। फिर उसके बाद देखते हैं सर्वप्रथम इतिहास शब्द का प्रयोग किसने किया? हेरोडोटस। यह इतिहास हेरोडोटस ने, इसलिए इतिहास के पितामह कौन कहलाए? हेरोडोटस। फिर इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। निवासी कहाँ के थे? यूनान के। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। आगे क्या है, धीरे धीरे टाइम निकलता गया। जैसे जैसे टाइम निकलता है नई जनरेशन आती है, नई जनरेशन आती है, तो नई जनरेशन के हिसाब से बदलाव भी नया हो जाता है। तो 19वीं शताब्दी के आते ही एक वैज्ञानिक थे, जर्मन के वैज्ञानिक, जिनका नाम था रांके राके। उन्होंने जो अपने इतिहास की डेफिनेशन है, हिस्ट्री की डेफिनेशन, उसमें कुछ बदलाव किया। तो उस बदलाव को देखते हैं एक बार साथियों। बदलाव क्या था एक बार देखते हैं। मैं ऐसी आशा करता हूँ आप इस क्लास को ऐसे डायरेक्ट ना देखें। इस क्लास को देखते टाइम एक बार नोट्स जरूर बनाएं। उससे क्या है, एक बार आदमी देखता है फिर एक बार नोट करता है तो याद करने की संभावना पॉसिबिलिटी बढ़ती है। तो कृपया आप प्लीज़, मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा, आप जो भी क्लास लें उसको एक बार अपनी नोटबुक में जरूर नोट करें इसको। तो 19वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक आए थे। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक कहाँ के थे? जर्मन के रहने वाले थे। नाम था रांके। इन्होंने एक नई परिभाषा दी। इन्होंने क्या एक नया आविष्कार किया था? नया आविष्कार किया था किसमें? हिस्ट्री डेफिनेशन के अंदर एक बदलाव किया था, एक आविष्कार किया था, जिसमें एक वैज्ञानिक विधि दी थी इन्होंने। देखो विधि क्या थी, परिभाषा क्या थी, उसको देखते हैं। अपने जो जर्मन वैज्ञानिक हुए, क्या नाम था? राके। राके ने क्या किया? एक आविष्कार किया, एक नई विधि दी, और विधि देकर क्या कहा? एक वैज्ञानिक विधि देकर क्या कहा? इतिहास की परिभाषा तो अगर किसी घटना के वास्तविक स्वरूप को, किसी घटना के वास्तविक स्वरूप को ही प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। किसी घटना के वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप से मतलब क्या है? जैसे आज जो घटना घटी, जैसे अपन रोज डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर जो घटना घटी दूसरे दिन उसका वास्तविक रूप से जिक्र करना ही इतिहास कहलाता है। किसी घटना का जो का त्यों प्रस्तुत करना, जो का तो प्रस्तुत करना ही क्या है? इतिहास है। अर्थात उसमें कोई फेरबदल ना हो, कोई ऊपर नीचे ना हो, उसी घटना की वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत करना ही क्या है? इतिहास है। उसके बाद अपनी इस परिभाषा को हिंदी व्याकरण दृष्टि से देखते हैं। हिंदी व्याकरण दृष्टि से देखने पर इसकी नई परिभाषा निकल के आती है। हिंदी के हिसाब से देखते हैं, हिंदी व्याकरण दृष्टि के हिसाब से।
अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हिंदी की व्याकरण। व्याकरण के अंदर अपन पढ़ते हैं संधि, संधि करना, संधि विच्छेद करना, ठीक है। तो संधि के अंदर देखते हैं जो अपना इतिहास शब्द है, संधि के अंदर क्या करते हैं, किसी शब्द को दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। दो टुकड़ों में तोड़ने के बाद उसके अलग अलग अर्थ निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर दो टुकड़ों में तोड़ा गया है इसको, इतिहास को। दो दो टुकड़ों में कैसे तोड़ते हैं देखते हैं। इति धन हास, इतिहास को कितने शब्दों में तोड़ दिया, दो शब्दों में, इति धन हास। किस दृष्टि से देख रहे हैं अपने, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से इतिहास की परिभाषा देखना चाह रहे हैं अपना, ठीक है। तो इति का मतलब होता है इसी प्रकार। इति का मतलब क्या हो गया, इसी प्रकार। हास का मतलब ऐसा ही हुआ होगा। अपने पास क्या है देखो साथियों, सुनो मेरी बात, दो शब्द निकल के आए, एक तो इति और एक हास। इति का मतलब क्या है, इसी प्रकार। हास का मतलब क्या है, ऐसा ही हुआ होगा। अब देखते हैं इसकी परिभाषा क्या बनती है। अर्थार्थ, भूतकाल या अतीत में सॉरी साथियों, आपको दिखी नहीं लाइन, इसको मिटान करना, दोबारा लिख देता हूँ। जब तक आप इसको नोट कर ले, मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ एक बार। अर्थात भूतकाल या देखो, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से इतिहास का क्या किया आपने, संधि विच्छेद किया। संधि विच्छेद करने के बाद अपन को दो दो टुकड़े मिलते हैं, एक इति धन हास। इति का मतलब क्या हुआ, इसी प्रकार। हास का मतलब ऐसा ही हुआ होगा। ऐसा ही हुआ होगा मतलब क्या, किस में चला गया, पास्ट में चला गया। पास्ट मतलब भूत में चला गया, भूतकाल में चला गया। तो ऐसी कोई घटना जो भूतकाल में या अतीत में घटी हो, वही क्या है। अपना नेक्स्ट आता है, इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए। इतिहास हमारे दैनिक जीवन में कितना उपयोगी है, इसका उपयोग क्या है। तो सबसे पहली बात निकल के आती है, इतिहास हमें क्या बात निकल के आई है, इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है साथियों, एक बार मैं आपको बता देता हूँ इतिहास पढ़ने के पीछे क्या रीजन रह रहा है। जब भी इतिहास पढ़ते हैं अपन, तो राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ते हैं। अब राजा महाराजा पहले खुद की सेना को कैसे संगठित, एकत्रित, सेनापति को कैसे ऑर्डर दिया करते थे किसी दूसरी सेना पर अटैक करने के लिए, खुद के प्रशासन को, खुद के राजतंत्र को, प्रजातंत्र को चलाने के लिए क्या क्या नियम कानून कायदे थे, खुद का प्रशासन, कोष, वित्त मंत्री, सेनापति, आयुर्वेद, ये सब कुछ चला करते थे उस टाइम पे। तो इन चीज़ों की जानकारी
बार बार अपन अध्ययन करने से इन चीज़ों की जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? इतिहास से मिलती है। इतिहास के अंदर क्या हुआ करता था पहले? राजनीतिक रूप से भी एक राजा को दूसरे राजा के अधीनता स्वीकार करवानी पड़ती थी। कई बार ऐसी परिस्थिति आती थी, संधि भी करनी पड़ती थी। तो ये सब चीज़ क्या है? राजनीतिक पॉलिटिकल पॉलिटिकल अचीव में आ गया ये सब। जैसे वर्तमान समय भी होता है, कई बार ऐसा जनता उपद्रव कर देती है, जनता आंदोलन कर देती है, तो उनकी मांगों को मानने के लिए राजनीतिक तौर पर कौन काम करता है? प्रशासन काम करता है, उनकी मांगों को कंप्लीट करता है उनके। तो ऐसे ही पहले भी हुआ करता था। राजनीतिक एवं प्रशासनिक, अर्थात कुल मिलाकर इतिहास को पढ़ने से अपने माइंड में क्या है? राजनीतिक और प्रशासनिक गुणों का विकास होता है। एक बार इसकी परिभाषा देखते हैं, क्यों इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, क्या है, सब कुछ देखते हैं। क्या निकल गया ये परिभाषा? इतिहास पढ़ने से हमारे अंदर राजनीतिक एवं प्रशासनिक गुणों का विकास होता है, अर्थात जानकारी बढ़ती है, जिससे वर्तमान समय में प्रशासन संचालन में उपयोग कर सकते हैं। जिसका वर्तमान समय में क्या है, अगर किसी क्षेत्र का जो आदमी को किसी को इतिहास की नॉलेज नहीं है और उस व्यक्ति को एसडीएम बनाकर तहसील उपखंड उपखंड की क्या दे दी, जिम्मेदारी दे दी, तो क्या संभाल पाएगा? नहीं संभाल सकता। तो उसमें क्या है, इतिहास पढ़ने से राजनीतिक और प्रशासनिक गुणों का विकास हो जाता है। विकास होने से वह इन चीज़ों का, उन शक्तियों का उपयोग कर पाता है आगे चलकर। ठीक है साथियों, इतना अपन ने पढ़ा है। उसके बाद इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, परिभाषा पढ़ ली। उसके बाद अपना प्रथम टॉपिक पे आ जाते हैं अपन। और एक और मैं बता देता हूँ आपको, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। फर्स्ट रीजन तो ये हो गया, सेकंड रीजन और बता देता हूँ मैं आपको एक बार। सेकंड रीजन क्या है, हमने जितने भी अतीत में गलतियां की है, उन गलतियों को वर्तमान में ना करें। इतिहास पढ़ने से हमको एक सीख क्या मिलती है? जो गलती हमने अतीत में की है, पास्ट में जो गलतियां कर दी है भूतकाल में, उन गलतियों से सीखकर उन गलतियों को वर्तमान में ना करें। तो देखो क्या परिभाषा है। ये दो परिभाषाएं नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट टॉपिक अपना राजस्थान का नामकरण। नेक्स्ट टॉपिक राजस्थान का नामकरण। तो अपने टॉपिक का नाम था राजस्थान का नामकरण। तो एक बार राजस्थान के नामकरण में देखते हैं। राजस्थान का सर्वप्रथम जिक्र कहाँ कहाँ पर और किन किन विद्वानों ने राजस्थान शब्द का प्रथम बार उपयोग किया है, उस चीज़ के बारे में जानते हैं अपन। तो सर्वप्रथम एक अभिलेख था जिसके अंदर राजस्थान का उल्लेख किया गया है। जिस अभिलेख का नाम है बसंतगढ़ का अभिलेख। बसंतगढ़ का साथियों, जो ये बसंतगढ़ का अभिलेख है, वर्तमान में सिरोही में, बसंतगढ़ कहाँ पे आता है? सिरोही में आता है। कब का अभिलेख है? 625 ईस्वी का।
इस अभिलेख की क्या क्या विशेषताएं हैं, यह अभिलेख कब का है, इस अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है। एक बार आपको मैं बता दूं, एक तो साथियों अभिलेख होता है और एक प्रशस्ति पत्र होता है। अभिलेख और शिलालेख तो एक ही होते हैं, प्रशस्ति पत्र वो अलग होता है। तो यहां पर अभिलेख का जिक्र हुआ है, तो एक बार साथियों मैं आपको कंफर्म कर दूं, आपका जो कोई डाउट है, कई बार क्या है अभिलेख और प्रशस्ति में कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं एक बार। अभिलेख और शिलालेख तो एक ही होता है, शिलालेख, प्रशस्ति अलग होती है। अभिलेख शिलालेख, शिला से पता चल रहा है क्या, पत्थर, पत्थर पर लिखवाया गया लेख क्या कहलाएगा, शिलालेख। प्रशस्ति पत्र में होता क्या है, अभिलेख शिलालेख दोनों लिखवाए तो पत्थर पे जाते हैं, लेकिन शिलालेख हमेशा जिस जगह पर लगवाया जाता है उस जगह की खूबी को बताता है। जैसे किसी मंदिर पर लगवाया गया है तो मंदिर के बारे में बताएगा, किसी बावड़ी पर लगवाया गया है तो बावड़ी के बारे में बताएगा, किसी नदी झरने नदी या झील पर लगवाया गया है तो झील की जानकारी देगा। जबकि प्रशस्ति हमेशा किसकी जानकारी देता है, राजा की। किसकी जानकारी देगा, शासक की। अर्थात इसमें प्रशस्ति पत्र पत्र के अंदर किसकी तारीख मिलेगी आपको, राजा महाराजाओं की तारीख मिलेगी। इसमें राजा, हमेशा प्रशस्ति पत्र के अंदर राजा महाराजाओं की जानकारी मिलती है। प्रशस्ति में किसकी जानकारी मिलेगी, राजा महाराजाओं की जानकारी मिलेगी। ये बात का हमेशा ध्यान रखना आप। इसमें हमेशा प्रशस्ति पत्र के अंदर राजाओं की तारीख मिलती है, जबकि अभिलेख के अंदर पर्टिकुलर जिस जगह पे, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कई बार अपने यहाँ आसपास जिस जगह पर रहते हैं अपन, सड़क का निर्माण होता है, किसी सार्वजनिक गार्डन वगैरह होता है या कोई हॉस्पिटल होता है, जिसका भी कोई निर्माण होने के बाद जब उसका उद्घाटन होता है तो एक पट्टी लगी होती है, रेड कलर की पट्टी, जिसके अंदर एक ब्लैक कलर का पत्थर लगा होता है। उसको क्या करते हैं, पत्थर को, जैसे कोई मंत्री वगैरह वहाँ पर आता है, मंत्री के साथ कोई और भी रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, पट्टी को उठाकर उसका क्या करते हैं, उद्घाटन करते हैं। उस पट्टी के अंदर क्या आता है कि फिलहाल इतनी लागत से ये इसका निर्माण करवाया गया, इस हॉस्पिटल का, इस जगह का, इस मंदिर का इतनी लागत से इस सहयोग राशि ये इन लोगों ने चंदा दिया। ऐसी जानकारी सूचनाएं उसके अंदर मिलती है। तो अभिलेख और प्रशस्ति पत्र में आपको इतना अंतर रखना है। बसंतगढ़ का अभिलेख है, 625 का अभिलेख है। अर्थात जो बसंतगढ़ का अभिलेख है उसको सर्वप्रथम देखा गया, उसकी पुष्टि की गई तो राजस्थान के अंदर, राजस्थान का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से अभिलेख में किया गया, बसंतगढ़ के अभिलेख में किया गया। क्या किया गया, राजस्थानी आदित्य करके किया गया। अब इससे एक प्रश्न निकल के आया है, क्या 2-3 प्रश्न हो गए एक ही टॉपिक के अंदर। बसंतगढ़ का अभिलेख कहाँ है, पहला प्रश्न सिरोही के अंदर। बसंतगढ़ अभिलेख में राजस्थान का नाम मिलता है राजस्थानी आदित्य। ठीक है, यहां तक हुआ है। उसके बाद देखते हैं, यह अभिलेख
दूसरी लाइन क्या निकल के आई है, यह अभिलेख भीनमाल के चावड़ा वंश के शासक वर्मलात की जानकारी देता है। अर्थात चावड़ा एक वंश है, एक डायनेस्टी है चावड़ा, मैंने टॉपिक के अंदर भी आपसे जिक्र किया था। चावड़ा एक वंश है जो भी चौहानों की एक ब्रांच है। चावड़ा वंश के शासक वर्मलात की जानकारी देता है। कौन सा अभिलेख, आपसे परीक्षा के अंदर ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, चावड़ा वंश के शासक वर्मलात की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है, तो क्या कहेंगे आप, बसंतगढ़ का अभिलेख। नेक्स्ट, एक बात और निकल के आई है क्या, वर्मलात के सामंत, जो ये राजा था कहाँ का था, भीनमाल का। शासक कौन था, वर्मलात। वर्मलात का एक सामंत था राजिल, उसके पिता का नाम क्या था, सत्याश्रय। उसके पिता का नाम था सत्याश्रय। सत्याश्रय अर्बुद देश के स्वामी थे। एक जानकारी ये निकलती है। एक बार वापस देख लेते हैं इसको। कौन सा अभिलेख है, बसंतगढ़ का अभिलेख है। कब का है, 625 का है। इसमें सर्वप्रथम राजस्थान का उल्लेख क्या मिलता है, राजस्थानी आदित्य मिलता है। यह अभिलेख भीनमाल के चावड़ा वंश के शासक वर्मलात की जानकारी देता है। वर्मलात के शासक राजिल व उसके पिता सत्याश्रय अर्बुद देश के स्वामी थे। सामंती व्यवस्था का सर्वप्रथम उपयोग इसी अभिलेख के अंदर हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का नाम नेक्स्ट क्या था, किसने दिया था, कैसे कैसे क्या चीज़ें देखते हैं। इसके बाद करके एक आता है, एक विद्वान था, एक मराठाओं का बहुत बड़ा सेनापति था जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजस्थान का नाम दिया था राजपूताना। तो आपको मैं बताता हूं, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान का सर्वप्रथम क्या नाम दिया, देखते हैं। डेट पूछे तो 18वीं शताब्दी, सॉरी 800 ईस्वी, और शताब्दी या सदी पूछा है 19वीं शताब्दी में। सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस संपूर्ण भूभाग के लिए मौखिक रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान का नामकरण पढ़ रहे हैं अपन, तो राजस्थान का नामकरण पढ़ रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है किस कोई तो अभिलेख होगा, कोई विद्वान होगा जिसने राजस्थान का क्या क्या नाम दिया है सब। उसके बाद आता है जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी
और 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस संपूर्ण भूभाग के लिए मौखिक रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। इससे पहले पटवारी की परीक्षा में यह प्रश्न आया था, राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम कौन सी ईस्वी में किया, तो 1800 ईस्वी में आएगा। लेकिन एक बार बदलकर क्वेश्चन पूछ लिया गया था, राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन सी शताब्दी में किया गया था, तो शताब्दी आएगी 19वीं शताब्दी। इतना ध्यान रखना है आपको, तो अपन को पता पड़ गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन, तो जॉर्ज थॉमस का जिक्र हुआ है तो जॉर्ज थॉमस के बारे में एक बार जान लेते हैं। जॉर्ज थॉमस कहाँ के निवासी थे, क्या करते थे, राजस्थान में इनका कैसे जिक्र हुआ, क्या जॉर्ज थॉमस निवासी थे स्कॉटलैंड के। और ये मराठा सेना में देखो, जॉर्ज थॉमस है, कहाँ का निवासी, स्कॉटलैंड का, मराठा सेना में बढ़ियाती सेनापति था। इसने सर्वप्रथम उदयपुर, बीकानेर, जयपुर पर आक्रमण किए थे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट आता है अपने विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने इस भूभाग के लिए क्या नाम दिया था, उस नाम का नाम बताता हूँ मैं। इस भूभाग के लिए विलियम फ्रैंकलिन ने नाम दिया था राजपूताना, लेकिन दिया था उसका अंतर मैं बताता हूँ वो क्या अंतर था। देखो साथियों, दो बातें निकल के आई। इससे पहले था जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने जो राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था वो किस रूप में किया था, मौखिक रूप में। लेकिन जो विलियम फ्रैंकलिन है जिन्होंने 1805 में कौन से रूप में प्रयोग किया है राजपूताना का, लिखित रूप में। किस में प्रयोग किया है, लिखित रूप में। कई परीक्षाओं में दोस्तों ये प्रश्न कई परीक्षा में आ चुका है। राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लिखित रूप से किसने किया, तो आप क्या कहेंगे, विलियम फ्रैंकलिन ने। विलियम फ्रैंकलिन ने राजपूताना शब्द का लिखित रूप से प्रयोग सर्वप्रथम कब किया, तो क्या बताएंगे, 1805 में। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे, इतना ही ध्यान रखना है विलियम फ्रैंकलिन का। विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम बताता हूं मैं आपको। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, विलियम फ्रैंकलिन ने लिखित रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन सी बुक में किया था, क्या नाम आएगा, पुस्तक का नाम मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये पुस्तक लिखी गई थी 1805 के अंदर। किसने लिखी थी, विलियम फ्रैंकलिन ने। और एक प्रश्न ये भी, जॉर्ज थॉमस के ऊपर पुस्तक किसने लिखी, विलियम फ्रैंकलिन ने। इससे पहले
जस्ट ऊपर एक विद्वान था, क्या नाम था? जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस लिखने वाला कौन है? विलियम फ्रैंकलिन। तो आपको ध्यान रहना चाहिए, जॉर्ज थॉमस के ऊपर पुस्तक किसने लिखी थी? विलियम फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है अपना कर्नल जेम्स टोड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कर्नल जेम्स टोड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नल जेम्स टोड, बात कर लेंगे, जन्म की भी कर लेंगे, बात सारी कर लेंगे, लेकिन एक बार अपने देखते हैं कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के बारे में क्या राय दी थी, राजस्थान के नामकरण में उनका क्या योगदान रहा है, ये देखते हैं सबसे पहले। कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम राजस्थान का नाम दिया था। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो राजस्थान का सर्वप्रथम राजस्थान नाम कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। इन्होंने दो शब्द का यूज किया था, राजस्थान और रायथान। कब किया था? 1829 के अंदर। देखते हैं, मैं एक बार लिखता हूं। इनकी एक पुस्तक है, उसके अंदर इन्होंने राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक में राजस्थान या राजस्थान का उल्लेख कब किया था? तो आप क्या कहेंगे? 1829 में। क्लियर। सेकंड बात आती है, राजस्थान या राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। ये बात भी ठीक हो गई, इतना हो गया। उसके बाद देखते हैं कर्नल जेम्स टोड कहाँ के निवासी थे, राजस्थान में इनका क्या योगदान रहा था, राजस्थान में इन्होंने क्या क्या काम किए थे, ये देखते हैं। सुनो, जेम्स टोड को सर्वप्रथम ईआईसी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राजपूताना स्टेट में पीए पॉलिटिकल एजेंट के रूप में भेजा था। सुनो, सर्वप्रथम 1631 दिसंबर 1600 ईस्वी के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी?
भारत के जितने भी अलग अलग स्टेट थे वहाँ पर खुद का एक पीए, एक पॉलिटिकल एजेंट को नियुक्त कर रही थी, अलग अलग स्टेट के अंदर नियुक्त कर रही थी। ऐसे ही कर्नल जेम्स टोड को अपने भारत का जो पश्चिमी एरिया है, ऐसे समझिए इसको, ये भारत है, भारत में यहाँ कहाँ है, ये राजस्थान है। तो राजस्थान किधर पड़ गया अपने, उत्तर पश्चिम में पड़ा ना, या पश्चिम में। तो यहाँ भी क्या लिखा हुआ आ रहा है, राजपूताना स्टेट। तो इसको क्या किया, कहाँ पे नियुक्त की, इसकी सबसे पहले नियुक्ति की है इसकी पश्चिमी राजपूताना स्टेट के अंदर। यहाँ पे पश्चिमी लिखना, पश्चिमी राजपूताना स्टेट के अंदर इनकी नियुक्ति कर दी गई है। जो पश्चिमी राजपूताना स्टेट में नियुक्ति की गई वो अपना राजस्थान था। और राजस्थान में सर्वप्रथम इनकी नियुक्ति कहाँ की गई ये बताता हूँ आपको। मैं ऊपर का मिटान देता हूँ जब तक। सुनो साथियों, राजस्थान में सर्वप्रथम इनकी नियुक्ति मेवाड़ के शासक भीम सिंह सिसोदिया के दरबार में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम। इनकी पुस्तक है, इनकी 2 पुस्तक है, पुस्तक का नाम बताता हूँ आपको। प्रथम पुस्तक है प्रथम पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कब लिखी गई थी, 1829 में। इसका दूसरा नाम, अदर नाम है आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में लिखी गई पुस्तक कर्नल जेम्स टोड की इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम क्या बताएंगे आप, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। ये नाम आप कभी नहीं भूले, इस नाम को हमेशा याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट जो इनकी बुक है उसका नाम है पश्चिम भारत की यात्रा, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। अदर नाम क्या है, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। इतना पता पड़ गया। साथ साथ कर्नल जेम्स टोड के बारे में कहा जाता है ये क्या है, घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा। तो आपको साथियों इतना ध्यान रखना है, जो कर्नल जेम्स टोड है उनकी नियुक्ति सर्वप्रथम कहाँ की गई थी, मेवाड़ के अंदर की थी। मेवाड़ में भीम सिंह सिसोदिया के दरबार में हुई थी। इनकी 2 पुस्तक है। ये पुस्तक लिखी गई थी 1830 या 35 में लिखी गई थी, ऐसे अभी कंफर्म पता नहीं है, लेकिन 1830 या 35 के अंदर ये पुस्तक लिखी गई थी। जब कर्नल जेम्स टोड का निधन हो गया तो उसके बाद ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो प्रथम पुस्तक का नाम तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ
राजस्थान है, जो पुस्तक लिखी गई थी 1829 के अंदर। उसके बाद है द सेंट्रल, इसका अदर नाम क्या है, सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। सेकंड बुक है पश्चिम भारत की यात्रा, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। आशा करता हूँ मैं आपको जो ये लेक्चर है, ये जो क्लास है, आपको अच्छी लगी होंगी। और अच्छी लगी है तो साथियों इस क्लास को आप शेयर कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपके पास आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। और साथियों अगर ये क्लास, मैं आपसे ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप देखो, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ज़माना है, टाइम है, जनरेशन है, आपको जहाँ अच्छा लगे वहीं देखें साथियों। लेकिन अगर आप यहाँ मेरे इस चैनल पर अपनी इस क्लास को देखते हैं और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अगर यह वीडियो हेल्पफुल है, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने में अगर सहायता करती है वीडियो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करके देखें। और साथियों एक नई सूचना, अपना टेलीग्राम ग्रुप जो चैनल है वो बन गया है, उसका जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि अब मैं जितनी भी क्लास यहाँ पढ़ाता हूँ तो उनके नोट्स PDF वहाँ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो साथियों धन्यवाद, मैं आशा करूँगा आपसे। और साथियों उसके साथ साथ एक बात कहूँगा आपसे मैं, अगर मेरे वीडियो में किसी प्रकार का कोई सजेशन है जो देना है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। उस कमेंट को पढ़कर मैं कुछ जो भी सुधारात्मक पहलू है उन पर काम करने की कोशिश करूँगा। तो साथियों नमस्कार साथियों, इतना ही कहकर मैं वीडियो को रोकूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय माता जी साहब।